वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुने थे बख्तियार महमूद कसूरी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हाफिज सलमान भट्ट साहब की, जमात इस्लामी पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन किया है ब्रेक पे जाने से चंद लम्हे पहले सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। मैंने आपको दिखाया था एक शॉट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। उन दोनों शॉट्स को देख के पता चलता है तजाद में है दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। क्या आवाम के साथ इसी तरह का मजाक तो होता रहेगा? ना बिजली मिले, ना गैस मिले, ना पानी मिले, ना इंसाफ मिले। अगर इतनी ही बदहाली रहनी है, डकैतियां रहनी है, राजनी रहनी है, कत्ले आम रहना है, टारगेट किलिंग रहनी है, तो इनकलाब कौन रोकेगा और कैसे रोकेगा? मुबशिर, मैं माजूद खाऊं कि मैं दोनों ही हमारे जो लीडरान हैं, आपने जो उनकी क्लिपिंग दिखाई वो मैं नहीं सुन सका, देखी तो मैंने जरूर, आवाज नहीं मुझे आई। और जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, तो मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह की जमहूरी आमरीत इस मुल्क में मुसल्लत रही है या आमरी जमहूरियत इस मुल्क में मुसल्लत की जाने की कोशिश होती रही है, ये कुछ भी असल में अगर देखा जाए हकीकत हाल ये है कि ये अवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जब ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर ना सिर्फ ये अवामी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकती, बल्कि इसमें बहुत बड़े गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। और जाहिर है कि जब ये सूरत हाल होती है तो फिर मुल्क हुकूमतें तब्दील करने के लिए अवाम मुंतजर नहीं रहते, बल्कि निजाम को तब्दील करने के लिए निकल खड़े होते हैं। तो हैदर अब्बास रिजवी साहब, निजाम की तब्दीली यहां मिस्र और ट्यूनिस की तरह होगी या कोई और तरीकाकार होगा? मेरे ख्याल से मिस्र और ट्यूनिस में निजाम की तब्दीली नहीं है। वहां पर लोग जो हैं वो अभी तक एक इस तरह के क्योटिक सिचुएशन में हैं कि उनको खुद नहीं पता कि उनको आगे क्या करना है। उनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपने देखा है कि जो नई डेवलपमेंट है उसमें वहां की मौजूदा गवर्नमेंट और अखवानुल मुस्लिमून जो है वो बातें डायलॉग कर रहे हैं, और उसकी सूरत हाल ये है कि उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स के ऊपर वो राजी हो गए हैं। और इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि वहां कोई निजाम तब्दील होने जा रहा है। हां, वहां चेहरों की तब्दीली और जुजवी तौर पर कुछ तब्दीली आएगी, कोई बहुत बड़ी बुनियादी निजाम में तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। हैदर अब्बास रिजवी साहब, पिछली दफा आपको आवाज नहीं आई, लेकिन इस बार जो मैं चीज दिखाऊंगा होपफुली आपको आवाज मेरी पूरी आएगी। लतीफ खोसा साहब पहले अटॉर्नी जनरल थे, उनके ऊपर कारी इल्जामात लगे, एक्शन होने वाला था, उनको हटा दिया गया वहां से। उसके बाद वो आईटी के एडवाइजर बन गए, यानी वजीर का ओहदा उनको मिल गया, और फिर उनको वहां से हटाया गया। जिस शख्स को दो जगहों से हटाया गया उसको फिर सूबे का गवर्नर लगा दिया गया। उस पर वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या कहा, आप भी सुने, तमाम लोग सुनेंगे। नाउ, प्राइम मिनिस्टर लतीफ खोसा साहब पहले अटॉर्नी जनरल के ओहदे पे आपने उनको फारिग किया, फिर उसके बाद वो मुशीर थे आईटी के, वहां से फारिग हुए, फिर उनको गवर्नर लगा दिया गया। तो आपके पहले वाले डिसीजन सही थे या बाद वाला डिसीजन सही है? मेरे दोनों डिसीजन सही थे कि उनको हमने अटॉर्नी जनरल से एडवाइज़र बनाया, तो एडवाइज़र बनाने से उनको आईटी का एडवाइज़र बनाया, मगर उनसे वो लिया तो नहीं हमने। तो अभी तक वो आईटी एडवाइज़र भी हैं? नहीं, मेरा मकसद कहने का था, आपने कहा हटाया। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की जगह हमने एडवाइज़र बनाया। एडवाइज़र इज़ अ बेटर पोजीशन। एंड नाउ यू थिंक इवन एज अ गवर्नर? नाउ ही इज़ अ गवर्नर। तो दोनों डिसीजन सही थे। हैदर अब्बास रिजवी साहब, मैं ज़रा थोड़ी मेरे में इल्मियत कम है, मेरे में तालीम भी कम है, मुझे बताइए दोनों डिसीजन कैसे सही हो सकते हैं? असल में मुझे ऐसा लगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि लतीफ खोसा साहब मुसलसल एलिवेट होते चले गए यानी पहले वो अटॉर्नी जनरल थे, फिर उसके बाद वो एडवाइजर आईटी हुए, और उसके बाद वो गवर्नर पंजाब हुए। तो वो दोनों डिसीजंस का मतलब शायद उनका ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो मुसलसल एलिवेट होते चले गए। तो उनके नजदीक इसमें खराबी क्या है? मेरे आपसे सिर्फ एक मुझे बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल सवाल पूछना है, मुत्तहिदा की एक पॉलिसी के यानी उससे सामने रखते हुए कि जो अल्ताफ हुसैन साहब ने पिछले काफ़ी दिनों से इनकलाब का एक नारा दे रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का हवाला दे रहे हैं, मुझे ये बताएं, आप आज बता सकते हैं इनकलाब या एनार्की, उन दोनों में से किस चीज़ के करीब है आपका नारा? देखिए, हम मुल्क में इनकलाब की बात करते हैं, इसमें लुकमान साहब बड़ा वाज़े फर्क है इनकलाब और एनार्की का। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर तो एक कंट्रोल्ड चेंज है आपके निजाम में,
کنٹرولڈ چینج تو وہ ہے انقلاب، اور اگر انکنٹرولڈ چینج ہے تو وہ انارکی ہے. اس کی مثال میں بالکل ایسے دوں کہ پاکستان میں جو انتہائی تباہ کن فلڈز آئے، جو سیلاب آیا، اگر ہمارے پاس نظام موجود ہوتا، یہی بہتا ہوا زیادہ پانی ہمارے لیے باعث برکت ہوتا اور ہمارے لیے بہترین نتائج وہ دے سکتا تھا. صحیح بات ہے. مگر کیونکہ ہمارے پاس کوئی کنٹرولنگ میکانزم نہیں تھا اس زیادہ پانی کا، لہٰذا اس نے ڈیوسٹریشن کو کریٹ کیا اور وہ سیلاب کی صورت میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو بہا کر لے گیا. اب ملک جس طرف جا رہا ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک اگر انارکی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرتے ہوئے اس طاقت کو، عوامی طاقت کو، بجائے تباہی پھیلانے کے پاکستان میں اس کو نظام کی تبدیلی کی طرف لے جایا جائے، اور یہ ایک مثبت حکمت عملی ہوگی. بختیار صاحب، آپ کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ کو یہاں پہ یہ حیرانی نہیں ہو رہی کہ ایک ایسی جماعت جو حکومت میں رہ رہی ہے وہ انقلاب کی باتیں کر رہی ہے؟ جناب، میں ہر اس جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ اصل مسئلہ نظام کی تبدیلی کا ہے. یہ جو نمائشی جمہوریت کے نام پہ بہت بڑا فراڈ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر اسے نہ ختم کیا گیا آپ جو مرضی کر لیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہاں پہ بحث ہی ہو رہی ہے، جتنے لوگ جنرلی آپ لوگوں کے گیسٹ آتے ہیں وہ سٹیٹس کو کی جماعتیں ہوتی ہیں اور وہ آپ کو سلوشنز بتاتے ہیں سٹیٹس کو رکھ کے ہم نے مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. مثلا اگر نون اور پی 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 والوں کو بتائیں گے تو وہ ایکچولی دے آر بوتھ کمنگ فرام دا سیم بیک گراؤنڈ. اسی کو جیسے وہ آپ نے کلپنگ میں دکھایا، وہ جو جس تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ پوری قوم نے دیکھا، اور اس میں اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف پرچہ ہو رہا تھا مگر میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ ہمارے چیف منسٹر نے ووٹ ان سے لیے ہوئے ہیں اور ان کے پرائم منسٹر نے ہم سے ووٹ لیے ہوئے ہیں. ہم دونوں نے مل کے 18ویں ترمیم میں چیف جسٹس کے پر کاٹ دیے. بختیار محمود قصوری، حافظ سلمان بٹ ہیں، سید حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ ہیں. جب بریک سے آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ اعظم سواتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں اور وہ بتائیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت بیشتر اراکین کابینہ کے کرپٹ ہیں. All of that after a break. Take a break.